आज व्यू 360 में अमेरिकन फुटबॉल के खेल में लगने वाली चोटें क्यों जानलेवा बन जाती हैं, और यह बस्ता पानियों में छलांग लगाकर नहाना यानी पोलर बेयर प्लांट सेहत के लिए मुफीद है या नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। इत्तलात है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो एक निजी दौरे पर वाशिंगटन में मौजूद है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इससे पहले रूस का दौरा कर चुके हैं और वो एक सरकारी दौरा था जहां उन्होंने रूस के साथ इक़्तिसादी और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करने की बात की और पाकिस्तान के लिए सस्ते दामों पर रूसी तेल हासिल करने की कोशिशों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने रूसी हम मनसिब से मुलाकात में उम्मीद ज़ाहिर की कि रूस की रवायती सफारतकारी से मॉस्को को यूक्रेन में जारी जंग के पुरअमन हल के हसूल में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है रूस और उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब रूस की यूक्रेन में जंग को 1 साल होने को हैं। इस वक्त हमारे साथ जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अगर निजी दौरे पर हैं वाशिंगटन में, इससे पहले वो मॉस्को गए हैं, उनका वाशिंगटन आना एक दिलचस्पी का बायस रखता है। क्या पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने के काबिल है या फिर किसी तरह की राब्ताकारी कर सकता है? सालसी का तो पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करना मुश्किल होगा, मगर ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका ने, आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया था कि क्योंकि वो चाह रहे थे कि अभी तो तकरीबन 50 ममालिक हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। पाकिस्तान वो मदद भी नहीं कर सकता था, मगर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर था वो रशिया के ऊपर मैक्सिमाइज करने की कोशिश थी। तो वो जो है वो पाकिस्तान अब इस तरफ जा रहा है कि वो, मेरा तो ख्याल है कि हमारे बिलावल साहब को इस तरह का कोई बयान ही नहीं देना चाहिए था। जहाँ तक तेल की बात है वो करनी ज़रूरी थी और वो तो अमेरिका ने भी अब कुछ लचक दिखाई है, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसा मुल्क इस मामले में सालसी किरदार नहीं अदा कर सकता। ये बताइए कि बिलावल भुट्टो के वालिद आसिफ अली ज़रदारी ने अपने सदारती मुद्दत में भी रूस के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, तो रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या मौजूदा हुकूमत की कोशिशों में वही सोच नज़र आती है या माशी हालात? माशी हालात हैं और ये है कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक़्त सूरत हाल पैदा हो गई है और काफ़ी सारे ममालिक जो हैं, चीन से लेकर, रूस से लेकर, ईरान से लेकर, इंडिया से लेकर मेरे ख़्याल है और अमेरिका और अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत खुद, सारे डरते हैं ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप जो निकल आया है। तो एक तो ये सारे इस ग्रुप से डरते हैं, फिर दूसरा जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है और तालिबान की जो मेहमान नवाज़ी की रवायत है, उन्होंने उसामा बिन लादेन की भी मेहमान नवाज़ी की, अब वो लगता है तहरीक-ए-तालिबान की भी मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। तो अब ये है कि ये जो सारे इर्द-गिर्द के ममालिक हैं, अब रूस की भी एक बड़ी खौफनाक हिस्ट्री रही है अफ़गानिस्तान में, मगर ये है अब मजबूरी आई हुई है और अमेरिका तो देखिए ना अब हट गया है वहाँ से, मैदान जंग नहीं रहा अमेरिका के लिए, तो अमेरिका की इंटरेस्ट भी अब ओवर द होराइज़न ऑपरेशंस की तक ही महदूद रहेगी। तो अफ़गानिस्तान का भी एक ऐसा मसला है जो क्योंकि अभी रशिया ने अभी सारे हमसाये ममालिक के लिए एक कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ पर तालिबान की नुमाइंदगी तो नहीं थी और तालिबान को एक दहशतगर्द जो है वो तंजीम समझा जाता है रूस में। हालांकि उनकी नुमाइंदगी है और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मॉस्को में मौजूद हैं, मगर ये एक और चीज़ है मेरा ख्याल है जो रूस के साथ माशी ताल्लुकात बढ़ाने और सस्ता तेल लेने के अलावा ये एक और चीज़ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ देने के लिए।
दुनिया भर में सियाहत की सनत पर नज़र रखने वाले गैर सरकारी इदारे वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल ने 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई सालाना पैदावार में सियाहत का हिस्सा 3.7% तक रहा, उनका कहना है। इस इंडस्ट्री के माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में इस शोबे में बेहतरी लाने की काफ़ी गुंजाइश है। VOA उर्दू की आयज़ा इरफान ने न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर्स शो में पाकिस्तानी पेविलियन में मौजूद पाकिस्तान के सरकारी ओहदेदारों और टूर ऑपरेटर से इसी बारे में जानने की कोशिश की है। पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। व्हेन दे सी दिस पिक्चर्स दे सेड वी कैंट बिलीव इट कि ये पाकिस्तान है। लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग जो मीडिया में देख रहे हैं ना, उससे हमें ये फील हो रहा है कि शायद वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके हम सेफ नहीं हैं। अमान सलमान एक टूर ऑपरेटर हैं जो न्यूयॉर्क में ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में पाकिस्तानी स्टॉल पर आने वाले सयाहत के शौकीन अफराद के पाकिस्तान के बारे में तासुरात पर बात कर रहे थे। ट्रैवल एंड एडवेंचर शो सयाहों की मालूमात के लिए अमेरिका में होने वाला एक बड़ा शो है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियाहत और खेल ओन चौधरी की निगरानी में एक खुसूसी वफ़द इस शो में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आया, जिसमें चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के महकमा सयाहत के ओहदेदारान के अलावा 20 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स शामिल थे। पाकिस्तानी स्टॉल इस नुमाइश में एक दाखिली दरवाजे के करीब था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी रश था। मगर सरकारी अमले की बड़ी तादाद देखकर बार बार ये सवाल जहन में आता था कि महंगाई और कर्ज़ों में जकड़ा, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार पाकिस्तान क्या इतने बड़े वफ़द के सफरी और रिहायशी अखराजात बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो सकता है। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर सब आए हैं वो अपने अपने एक्सपेंसेस पे आए हैं। सूबों ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया है। सेक्रेटरीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, उनका अपना फ़ंड है, उनका अपना बजट है। हमारी और ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर ऑपरेटर इसको प्रमोट करें और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ टूरिज़म आए और फॉरेन टूरिज़म आए। जी, किसी भी मुल्क के सफ़र के लिए वीज़ा पहला स्टेप होता है। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान जाने वाले गैर मुल्कियों को अमूमन वीज़ा के हसूल में मुश्किलात दरपेश आती रही हैं, मगर अब ई वीज़ा शायद इन मसाइल का हल साबित हो। आप अपने घर से ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी कैटेगरी है वो है वीज़ा फॉर टूरिस्ट एंड टूरिज़्म, जिसके अंदर पहले मौजूद जो पाबंदियां होती थी या जो कंडीशंस थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में पंजाब में सिखों के मजहबी मुकामात और शुमाली इलाका जात के पहाड़ी सिलसिले बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों की नुमाया मंजिलें रही हैं। ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान एडवेंचर टूरिज़्म के लिए दुनिया भर के कोहपेमाओं में मशहूर है। हमारे पास 1000 से ऊपर ग्रुप आते ही है। इस दफ़ा मोर देन 1500 ग्रुप्स आ चुके हैं। मैं मालाकंड और गिलगित वगैरह टूर पर गया हूँ। ये हसीन तरीन जगहों में से एक है। वहाँ पहाड़ बेहद खूबसूरत हैं। पाकिस्तान का नाम सयाहों की दुनिया में मुकामी खानों और लोगों की मेहमान नवाजी की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा ये कम कीमत में एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझी जाती है, मगर इमेज बिल्डिंग शायद इस शोबे की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। Pakistan is the most underrated and unrepresented, misrepresented, I would rather say, in the Western media and whatever narrative that we have here. But when we have personal interactions with people, उस वक्त हमें लगता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पाकिस्तान में। मीडिया रिपोर्ट्स के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की वजह से जारी होने वाली ट्रैवल एडवाइजरीज भी सयाहों के खौफ में इजाफा करती हैं। हमारी एडवाइजरीज जो हैं रिमूव हो जाएं मुख्तलिफ मुल्कों की, तो यकीन करें पाकिस्तान में टूरिज़म का पोटेंशियल बड़ी तेज़ी से वो ग्रो करेगा। फैसले जो हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट करता है या फिर जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं। हम उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। पाकिस्तान का टूरिज़म वो असासा है जिसकी बुनियाद पर ज़र मुबादला कमाने के बेपनाह मौक़े हैं और हर हुकूमत अपनी अपनी सतह पर इस सिलसिले में इक़दामात करती रही है, मगर सयाहों और टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक अभी भी बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है और ऐसी नुमाइशों में शिरकत सयाहों से बराह रास्त गुफ्तगू का मौका फराहम करती है, जिससे मुल्क के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने में मदद मिलती है। आयज़ा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। वैसे तो हर खेल में चोटें लगने का खदशा रहता है, लेकिन अमेरिकन फ़ुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी को जिस्मानी तौर पर पहुंचने वाले नुकसान के खदशे के बायस इसे रोम के ग्लैडिएटर मुकाबलों से तशबीह दी जाती है। रोम के ग्लैडिएटर मुकाबले तारीख़ में अपने बहिमानापन की वजह से याद किए जाते हैं। सन 1904 में जब फुटबॉल खेलते हुए 18 हलाकतें और तकरीबन 159 लोग शदीद ज़ख्मी हुए, तो उस वक्त के अमरीकी सदर ने इस खेल को महफूज बनाने के लिए कुछ इक़दाम उठाए थे। सबा शाह खान बता रही हैं कि बहुत सी कोशिशों और तब्दीलियों के बावजूद ये खेल आज भी महफूज तस्वुर नहीं किया जाता, और हाल ही में बफलो बिल्स नामी मकबूल फ़ुटबॉल टीम के एक नौजवान खिलाड़ी के साथ पेश आने वाले वाक़ये ने इस खेल के साथ लाहक खतरात के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। Not much. Just got home from school a couple weeks ago. How long you been home? अपने पुराने स्कूल
ہینلی ہائی کے کھیل کے میدان پر ملاکائی ایمو اور چیز والمرز کی یہ ملاقات ایک عرصے بعد ہو رہی ہے۔ دونوں ہی آج کل موسم سرما کی تعطیلات گزارنے ریاست ورجینیا میں واقع اپنے شہر ونچیسٹر آئے ہوئے ہیں۔ ان گراؤنڈز پر ملاکائی اور چیز نے اپنے اسکول کے لیے بہت سے فٹ بال گیمز کھیلے ہیں۔ ملاکائی اب اسپورٹس اسکالرشپ پر ولیم اینڈ میری کالج کے لیے رننگ بیک پوزیشن پر فٹ بال کھیلتے ہیں۔ ملاکائی کہتے ہیں کہ انہیں فٹ بال کا کھیل اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ ایک ٹیم اسپورٹ ہے۔ یہ ایک ٹیم سپورٹ ہے تو اس میں کسی ایک شخص پر اتنا دباؤ نہیں ہوتا۔ لیکن امریکی فٹ بال کھیل کے دوران سر، دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر آنے والی چوٹوں اور پٹھوں کے مسلسل استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل کے حوالے سے بدنام ہے۔ اس کھیل میں کھلاڑی ایک دوسرے کو روکنے کے لیے اپنے جسم کو پورے زور سے ٹکراتے اور ایک دوسرے پر حاوی ہوتے ہیں، جسے ٹیکلنگ کہا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی حال ہی میں ہونے والے سنسنیٹی بینگلز اور بفلو بلز کے کھیل کے دوران ہوا، جب بلز کے ڈمار ہیملن مخالف ٹیم کے ٹی ہگنز کو روکنے کے لیے ان سے جا ٹکرائے۔ ٹی ہگنز کا ہیلمٹ ڈمار کے سینے سے ٹکرایا، جس کے بعد ہیملن اٹھے تو صحیح لیکن فوراً ہی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق ہیملن کو کوموڈیو کورٹس ہوا، یعنی ان کا دل رک گیا تھا۔ دل کی دو دھڑکنوں بمپ پمپ سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن اگر دل کے دوسرے سکڑاؤ کے دوران ایک خاص وقت پر دل پر چوٹ لگے تو اس کے بعد جب دوسرے پمپ کے دوران دل پھیلے گا تو دل کا وہ حصہ پھر سے متحرک ہو کر غیر معمولی ردم پیدا کر سکتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو دل اس قابل نہیں رہتا کہ وہ جسم میں خون کو صحیح طریقے سے پمپ کر سکے۔ پھر جیسا کہ ڈمار ہیملن کے ساتھ ہوا، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دماغ کو پوری طرح خون نہیں پہنچ رہا ہوتا، اور پھر یہ طبی ٹیم پر منحصر ہے کہ وہ کوشش کریں اور تیزی سے CPR شروع کریں۔ ڈمار ہیملن کی کہانی کا انجام یکسر مختلف ہو سکتا تھا اگر ان کے ٹرینر بروقت انہیں CPR نہیں دیتے، لیکن کیا امریکہ میں ہر کالج اسکول کے گیم اور پریکٹس پر CPR دینے کے لیے مدد موجود ہوتی ہے؟ NFL اربوں ڈالرز کی صنعت ہے جس کے پاس لامحدود وسائل ہیں، تاہم ہماری یوتھ ایتھلیٹکس اس کے بالکل برعکس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سائیڈ لائنز پر کوئی ایسا موجود نہ ہو جو CPR سرٹیفائیڈ ہو، خاص طور پر یوتھ گیمز میں۔ ہائی اسکول گیمز میں تو ان کی موجودگی ضروری ہے، اور کالج گیمز میں بھی۔ ڈمار ہیملن اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تمام کھیلوں میں سال میں صرف 15 سے 20 کیسز، لیکن یہ انتہائی جان لیوا ہے، اور کوموڈیو کورٹس ہونے والوں میں سے 2/3 زندہ نہیں بچتے۔ اس واقعے نے فٹ بال کے شائقین سمیت سبھی کی توجہ ایک بار پھر اس کھیل کے محفوظ نہ ہونے کے خدشات کی جانب مبذول کر دی ہے۔ ادھر کوموڈیو کورٹس جیسی جان لیوا انجری دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے ڈاکٹر عمران کے مطابق پورے امریکہ ہی میں کوشش کی جا رہی ہے کہ سینے کے حفاظتی پروٹیکٹرز کو کھلاڑیوں کے کندھوں کے حفاظتی پیڈز میں شامل کیا جائے۔ ان حفاظتی پیڈ سے اس قسم کی چوٹ کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ ملاکائی کہتے ہیں کہ وہ کافی خوش قسمت ہیں کہ انہیں آج تک کوئی شدید قسم کی چوٹ نہیں لگی۔ میرے خیال میں تمام سامان اور پیڈنگ جو ہم پہنتے ہیں، جس کے ساتھ ہمیں کھیلنا سکھایا جاتا ہے، تو حفاظت کو یقینی طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ادھر ملاکائی کی والدہ کے لیے ہیملن کے ساتھ ہونے والا واقعہ بہت خوفناک تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ملاکائی کھیلتا ہے تو انہیں فکر رہتی ہے، کیونکہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ میرے خیال میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ تیز دوڑتا ہے اور اس کے پاس خود کو محفوظ رکھنے کے لیے حکمت عملی اور ٹیکنیکس ہیں، لیکن بالکل یہ میری نمبر 1 تشویش ہے۔ ملاکائی کہتے ہیں فٹ بال میں ایک بڑا خطرہ دماغی چوٹوں کنکشنز کا رہتا ہے، تو اب ہیلمٹس کو بہت بہتر بنا دیا گیا ہے۔ ان کی رائے میں اس خطرے کو کم کرنے کے لیے درست سمت میں بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں کھیلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن چوٹوں سے مکمل طور پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ماضی میں نیشنل فٹ بال لیگ کا رویہ دیکھتے ہوئے انہیں امید نہیں کہ ڈمار ہیملن کے واقعے کے بعد بھی NFL کھیل میں کوئی مستقل تبدیلی لائے گی۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، ونچیسٹر، ورجینیا۔ کل یعنی 4 فروری کو سرطان کا عالمی دن منایا جائے گا۔ بریسٹ کینسر پاکستانیوں کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا سرطان ہے۔ کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا مریضوں کی تکلیف کو قابو میں رکھنے کے لیے پیلیٹیو کیئر کا طریقہ علاج ایک عرصے سے دنیا میں موجود ہے، لیکن پاکستان میں اس سہولت کو 2 سال قبل ہی سرکاری حیثیت میں تسلیم کیا گیا۔ پیلیٹیو کیئر کیسے کام کرتی ہے اور پاکستان میں اسے عام کرنے میں کیا چیلنجز ہے، بتا رہی ہیں سمن خان۔
शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में ज़ेर इलाज सैयदा निसार फातिमा में 4 साल पहले फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हुई। पहली सर्जरी में एक फेफड़ा निकाला गया और फिर दूसरे फेफड़े का निस्फ और तीसरी बार कैंसर ने सीधा दिमाग पर हमला किया और अब उनका मर्ज कीमोथेरेपी, सर्जरी और शुआओं के इलाज की हदें पार कर चुका है। पहले मरीज चल सकता था, फिर हम कहते हैं चलो शुक्र है बैठ जाता है, फिर हम कहते हैं शुक्र है बात कर सकता है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि शुक्र है हमारी बात को समझ रहा है, और फिर हम उसकी आंख खोलने का इंतज़ार रखते हैं कि कब आंख खोलेगा और हम देखेंगे। सैयदा निसार फातिमा की इसी तकलीफ को काबू करने के लिए उन्हें पैलिएटिव केयर पर रखा जा रहा है, यानी एक ऐसा इलाज जो कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में शुरू से लेकर आखिरी स्टेज तक अलामात और तकलीफ के मुताबिक मरीज की तकलीफ को कम करता है। दर्दें, उल्टियाँ जो बीमारी के इलाज की वजह से अलामात हैं उनको कंट्रोल किया जाए ताकि पेशेंट की कंप्लाइंस भी बेहतर रहे और पेशेंट के जो दूसरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ या बीमारी की मौजूदगी की वजह से उसकी ज़िंदगी में, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक होलिस्टिक तौर पे पैलिएटिव केयर की फील्ड देखती है। जमीला अरशद सरकोमा कैंसर की सर्वाइवर हैं। टांग में गिल्टी से शुरू होने वाला कैंसर पूरे जिस्म में ना फैल जाए, इसके लिए उन्हें एक टांग की कुर्बानी देनी पड़ी। इनके केस में भी पैलिएटिव केयर की अद्वियात ही काम आ रही हैं। जब मैं डिप्रेशन में जाती हूँ तो मेरी टांग में तकलीफ शुरू हो जाती है, इसमें वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीसें उठती हैं। उसके लिए मुझे मेडिसिन लेनी होती है और मेडिसिन मेरी चल रही है, वो कह रहे हैं कि ये चलती ही रहेंगी मेडिसिन। बरतानिया में 1970 और अमेरिका में 1980 की दहाई में पैलिएटिव केयर या दर्द को काबू या कम करने का काम शुरू हो गया था, जबकि पाकिस्तान में 2 साल पहले ही पैलिएटिव केयर फिजिशियन को बतौर स्पेशलिस्ट रजिस्टर किया जाने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी के लिए पैलिएटिव केयर प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस की तादाद 10 से भी कम है। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में 500 से 1000 मरीज पैलिएटिव केयर पर हैं। इस इलाज से मुतल्लिक गलत तस्वुरात भी मुतल्लिका स्पेशलिस्ट के लिए बड़ा चैलेंज है। न्यूयॉर्क में ह्यूमन राइट्स वालों ने ये रेजोल्यूशन पास की थी कि पेन मैनेजमेंट यानी दर्द का कंट्रोल इंसान का ह्यूमन राइट है। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन मुल्कों में शामिल होता है जहां इन पैलिएटिव केयर की एसेंशियल दवाइयां भी पूरी तरह से मौजूद नहीं है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दवाई मॉर्फिन या मॉर्फिन जैसी दवाइयां जैसे ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोमॉर्फोन। हमारे मुल्क में मॉर्फिन की भी सिर्फ एक ही किस्म की प्रेपरेशन आती है। मरियम सुलेमान के वालिद जाहिद अली मलिक हाल ही में कैंसर से लड़ते लड़ते दुनिया से रुखसत हुए हैं। उनके वालिद को कीमोथेरेपी के 11 मरहले मुकम्मल होने के बाद पैलिएटिव केयर पर मुंतकिल किया गया था और मरियम मुतमईन हैं कि पैलिएटिव इलाज के बरवक्त फैसले ने उनके वालिद के आखिरी लम्हात को उनके लिए आसान बना दिया था। जैसे हमें लग रहा था अभी मॉर्फिन पंप ना लगाएं, लेकिन जैसे डॉक्टर रिदा ने हमें एक्सप्लेन किया कि आप इस वक्त सिर्फ अभी आप पेशेंट को पेन में देख रहे हो और ख़ुद भी अजियत में हो, फिर एटलीस्ट आप पेशेंट को पेन से निकाल दोगे। जा तो वो रहे हैं लेकिन थोड़ा सुकून में चले जाएं और इस दुनिया की तकलीफ़ों को थोड़ा सा कम कर दें। कैंसर के 70% मरीजों को दौरान इलाज पैलिएटिव केयर की ज़रूरत रहती है, जो काउंसलिंग और सांस लेने की तरगीब से लेकर जिस्मानी मशक और फिजियोथेरेपी हो सकती है, जबकि इस इलाज में 70% किरदार अद्वियात का है। लोग बहुत डरते हैं मॉर्फिन से कि शायद ये नशा आवर दवाइयाँ हैं, इनसे नशा हो जाता है, इनसे डेथ हो जाती है। देखिए, हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। आप पैरासीटामोल को भी बेजा अगर खाएंगे तो पैरासीटामोल से लिवर फेलियर हो जाता है, इतना ज़्यादा कि इंसान की डेथ हो सकती है। तो किसी भी दवाई को अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से लिया जाएगा तो वो ख़तरनाक साबित होगी। माहिरीन कहते हैं कि जदीद दुनिया में हर मर्ज़ के मुताबिक इलाज की जदीद सहूलतें तो दस्तयाब है, लेकिन अगर उनको अपनाने का अमल सरकारी सतह पर आसान कर दिया जाए तो मरीज़ को मर्ज़ के साथ साथ उस तकलीफ़ से भी छुटकारा मिल जाए जो उसे दौरान इलाज सहनी पड़ती हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। क्वेटा के बुकटी स्टेडियम में लगभग 25 बरस बाद एक बड़े क्रिकेट मैच के लिए तैयारियां जारी हैं। 5 फरवरी को इस स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का एक नुमाइशी मैच खेला जाएगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मई और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। स्टेडियम इंतज़ामिया ने शायकीन के लिए तकरीबन 18,000 कुर्सियाँ लगाई हैं। स्टेडियम से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुर्तज़ा ज़हरी। मैं क्वेटा के बुकटी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 फरवरी को PSL का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान खेला जाएगा। PCB, उकाम और
کرکٹ گراؤنڈ کے جو مینیجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو تیاریاں ہیں گراؤنڈ میں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. تقریباً 18,000 کے قریب کرسیاں رکھی گئی ہیں اور یہاں پر 2 پچز بنائے گئے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ تقریباً 3 فروری کو کوئٹہ پہنچیں گے اور اس حوالے سے بھی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. فیوریٹ تو جو ہے وہ افتخار احمد ہے, تو اسی کے لیے ہم لوگ آئے, تو اس کو دیکھ کے لائیو دیکھ کے, ٹی وی پہ تو بہت دیکھا ہے, تو یہی اسی جذبے کے ساتھ آئے کہ ہمارے قومی پلیئروں کو ہم لوگ مطلب لائیو دیکھ سکے. تو ادھر ٹکٹس نہیں مل رہے, تو آج میرے خیال سے آخری دن ہے. ہم میچ دیکھنے کے لیے آئے کہ بھائی ٹکٹ لینے کے لیے سارے تماشائی ادھر موجود ہے, بہت جوش و خروش میں, اور میل بھی بیٹھا ہے اور فیمیل بھی ہے, سارے لوگ آئے ہیں لیکن ٹکٹ نہیں مل رہا ہے. ہم لوگوں نے بھی کلاسز چھوڑے ہوئے ہیں, لیکن اسی کے لیے ہے کہ بھائی ہم لوگ ہم کو ٹکٹ دیں. تاہم پی سی بی حکام اور گراؤنڈ کے جو مینیجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط الزام ہے. تمام جو ٹکٹیں ہیں وہ مخصوص مقامات پر اپنی اسی قیمت میں فروخت کی جا رہی ہیں. پی سی بی حکام کا کہنا ہے کہ بگٹی اسٹیڈیم میں آخری بار ایک انٹرنیشنل میچ 1997 میں پاکستان اور زمبابوے کے بیچ میں ہوا تھا. پی ایس ایل کا جو میچ ہو رہا ہے اس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں. کوئٹہ پولیس کے تقریباً 5,000 کے قریب جو سپاہی ہے, جو اہلکار ہے, ان کو مختلف گراؤنڈ کے ایریا میں اور کوئٹہ شہر میں تعینات کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو کھلاڑی آئیں گے ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی سخت انتظامات کیا گیا ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ. پولر بیئر پلنج برفیلے پانی میں ڈبکی لگانے کو کہتے ہیں. دنیا کے کئی شدید سردی والے علاقوں میں اچھی صحت کے لیے لوگ اس عمل سے گزرتے ہیں. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ان دنوں برفیلے پانی میں چھلانگ لگانے کا چیلنج بہت پاپولر ہے. لیکن ڈاکٹر اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں بے نظیر سمد کی رپورٹ. پولر بیئر پلنج یعنی برفیلے پانی میں چھلانگ کا چیلنج انسٹاگرام پہ سردیوں کے موسم کا ایک پاپولر ٹرینڈ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کولڈ تھیراپی یعنی ٹھنڈے پانی میں نہانا یا غوطہ لگانا مدافعتی نظام کو مضبوط اور قلبی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے. دیکھنے میں تو یہ ایک دلچسپ سرگرمی لگتی ہے, مگر ڈاکٹرز اسے صحت کے لیے مضر قرار دیتے ہیں. انسانی جسم کو اچانک 15 ڈگری سیلسیس یا 60 ڈگری فارنہائٹ کے پانی میں اچانک اتار دیا جائے تو باڈی میں ملٹیپل چینجز رونما ہوتے ہیں. سب سے انیشل جو چینجز ہوتے ہیں اس کو کولڈ شاک رسپانس کہتے ہیں. کولڈ شاک رسپانس بیسکلی انسانی جسم کے اچانک کولڈ واٹر میں امرس ہونے کے رسپانس کا نام ہے, جس میں سب سے پہلی سٹیج پہلے 10 سے 30 سیکنڈ میں ہوتی ہے, جب انسانی جسم اس ٹھنڈے پانی کو ریئیکٹ کرتا ہے اور اچانک بلڈ پریشر, ہارٹ ریٹ اور سانس لینے کی جو سپیڈ ہے جس کو ریسپریٹری ریٹ کہتے ہیں وہ بہت تیز ہو جاتا ہے. اس رسپانس کے دوران اگر انسان سب کانشیسلی غلطی سے پانی پی لے یا پانی اس کے پھیپھڑوں میں چلا جائے تو موت فوری واقعہ ہو جاتی ہے. اگر انسان یہ والا انیشل فیز نکال بھی لے تو جو اگلے کچھ منٹ ہیں اس کے اندر کیوں کہ جسم کو اب یہ لگ رہا ہے کہ بہت کرائسس والی سچویشن پیدا ہو چکی ہے, تو سارا خون جسم کے باقی حصوں سے نکل گئے وائٹل آرگن جیسے برین ہے, لیور ہے, کڈنیز ہیں, ان کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. اس قسم کی ایکٹیویٹی کے یہ نقصانات ملٹیپل سٹڈیز میں پروون ہیں. ایک انٹرینڈ جسم کو اچانک ٹھنڈے پانی میں جم کر کے ڈالنا بالکل بھی میڈیکلی پروون سائنس کے مطابق بینیفیشل نہیں ہے. آہستہ آہستہ باڈی کو ایکلیمیٹائز کریں, انڈر میڈیکل سپرویژن اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کرنا میں بھی جسٹیفائڈ ہے. آپ برفانی ریچھ نہیں ہیں, لہٰذا ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگانے سے گریز کیجیے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.